बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में आग का तांडव देखने को मिला है। देर रात की घटना, जहां धू धू कर जलती हुई नजर आई बोतल पत्ती की फैक्ट्री। आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी और सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये खुद ही आग की इस विनाश लीला को बयां कर रही हैं। दूर तक उठती लपटें, आसमान में उठता धुएं का गुबार और इन सब में बोतल पत्ती की फैक्ट्री जलकर राख। ये पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी के राटखोला इलाके की तस्वीरें हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और अग्निशमन अधिकारी अजीत घोष का कहना है कि हमारे अधिकारी शीघ्र ही आग लगने के कारणों का पता लगा लेंगे। तस्वीरें देखिए बोतल पत्ती की फैक्ट्री और देखिए धुएं का उठता गुबार। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस कदर भयानक आग यहां पर लगी है। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद और आग बुझाने की कड़ी मशक्कत की गई। उसके बाद आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी की तस्वीरें हैं, बोतल पत्ती की फैक्ट्री धू धू कर जलती हुई। इन तस्वीरों में हर तरफ धुएं का गुबार। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फैक्ट्री जलकर कुछ ही मिनटों में राख हो गई। दमकल विभाग को सूचना जैसे ही मिली 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और बहुत मेहनत के बाद, बहुत कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। जोशीमठ आपदा पर अब एक्शन में है केंद्र सरकार। आज जोशीमठ दौरे पर जाएगी एनडीएमए की टीम। गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन के सचिव भी जोशीमठ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बैठक के बाद ये फैसला हुआ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य आज जोशीमठ जाएंगे। 7 संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम हालातों का अध्ययन करके रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए किन किन संस्थानों के विशेषज्ञ रिपोर्ट सौंपेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो रिपोर्ट सौंपेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन इंस्टीट्यूट, भारतीय भूगर्भ सर्वे संस्थान IIT रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अलावा देखिए जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरारें आने की घटनाओं के बाद अब केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। जोशीमठ के हालात पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य इसमें शामिल हुए और प्रधानमंत्री ने इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोन पर बात की। मीटिंग के बाद अफसरों ने बताया कि जोशीमठ के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सेंट्रल एजेंसी और एक्सपर्ट की टीम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करेगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 4 टीमें पहले से वहां पर तैनात हैं। हालातों का जायजा लेने के लिए एनडीएमए के मेंबर्स भी आज जोशीमठ पहुंच जाएंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ में लगातार ये तस्वीरें दरारों के सामने आ रही हैं, ऐसे में अब केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में है। आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी कमेटी की तरफ से और गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन के सचिव और हाई लेवल अधिकारी आज जोशीमठ पहुंचेंगे और हालातों का जायजा लेंगे। और इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ मामला पहुंच चुका है। आज सुनवाई के लिए अपील हो सकती है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद की तरफ से याचिका दायर की गई है। प्रभावित लोगों को सहायता और उनकी संपत्ति का बीमा करवाने की मांग है। 7 जनवरी को यह याचिका दायर की गई थी। इस पूरे मामले में आज सुनवाई के लिए अपील हो सकती है। ये पूरा मामला देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और प्रभावित लोगों को इसमें याचिका के जरिए सहायता देने की मांग की गई थी। आज इस पूरे मामले में सुनवाई है और साथ ही साथ देखिए मांग ये भी थी कि जो प्रभावित लोग हैं उनकी संपत्ति का बीमा करवाया जाए। 7 जनवरी को ये याचिका दाखिल हुई थी और आज इस पर सुनवाई है। जोशीमठ को बचाने के लिए मुहिम शुरू हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जोशीमठ शहर की तबाही के पीछे की असली वजह क्या है। वैज्ञानिक भी इन दिनों इसी पर काम कर रहे हैं। जोशीमठ शहर में कुदरत के कोहराम की ये तस्वीरें देखकर इस बात की कम ही संभावना है कि ये शहर तबाही से बच पाएगा। शहर में बनी इमारतों में जिस तरह से दरारें आई हैं, उसके बाद इस बात की संभावना कम ही है कि इनकी मरम्मत हो पाएगी। यही बात आपदा प्रबंधन विभाग की सर्वे रिपोर्ट में भी सामने आई है।
आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में बनाई गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, जो अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है, उसमें हैरान करने वाले एक तथ्य पेश किए गए हैं। आधे जोशीमठ को आपदाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई है और जो भवन दरार जिनमें पड़ गई हैं, जो तिड़क गए हैं, जो जिनकी दीवारें तिरछी हो गई है, उनको तत्काल गिराने का भी परामर्श दिया गया है। जोशीमठ शहर में जमीन धंसने की असली वजह पर अभी भी सस्पेंस है। स्थिति तभी साफ होगी जब उस पहाड़ी के अंदर भू सर्वेक्षण किया जाएगा। मगर सवाल ये है कि क्या संभव है? रुड़की IIT के वैज्ञानिकों की माने तो उनके पास ऐसी एक मशीन है जिसकी मदद से ये मुमकिन हो सकता है। जोशीमठ के भूधसाव को पता करने के लिए ये बहुत उपयोगी मशीन है। जो भी कहानी वहाँ चल रही है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया है, सभी को पता है, तो भूधसाव का एक्चुअल कारण ये जब तक कि उसकी हम इमेजिंग नहीं करेंगे वो पता नहीं लगेगा। तो इस इमेजिंग के लिए, अंडरग्राउंड इमेजिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त मशीन है और ये 3 डायमेंशनल में मेजर करता है, तो आपको 3 डायमेंशनल पिक्चर देगा कि धरती के नीचे या सरफेस के नीचे क्या चल रहा है। जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर संतों की चिंता भी बढ़ गई है। इस जगह पर आदिगुरु शंकराचार्य की तपोस्थली भी है, इसलिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक स्वतंत्र पैनल बनाकर खुद सर्वे कराने की बात कही है। परिस्थिति है वो ये है कि सरकार की ओर से अभी तक स्पष्टता नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर जब पूछो कि ये क्यों हो रहा है तो जितने मुंह है उतनी बात हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि एक जियोलॉजिस्ट का पैनल बना करके हम स्वतंत्र रूप से एक जांच अपनी करवा लें, ताकि हमको पता तो चले कि वास्तव में हो क्या रहा है, और जब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है तो फिर ये भी निर्धारण करने में सुविधा हो जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। जिस तरह के हालात है उस पर गौर करें तो ये साफ है कि जोशीमठ को बचाने के लिए क्षतिग्रस्त हो चुकी इमारतों को खाली करना पड़ेगा। नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को उसमें इन्वॉल्व करने की सिफारिश की गई है कि ये पानी का जो रिसाव हो रहा है इसको यहाँ पर आकर ये एक टीम आए, वो अध्ययन करे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वहाँ पर हमारे पैरामिलिट्री और मिलिट्री के जो बेस कैंप हैं उनमें भी खतरा पैदा हो गया है। मगर सरकार के सामने सर्द मौसम में सबसे बड़ी समस्या लोगों को शिफ्ट करने की है। घरों के अंदर लोगों के सामान भी है, ऐसे में एक साथ इतने लोगों के लिए बंदोबस्त करना बहुत बड़ी चुनौती है। ABP गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी के साथ जोशीमठ से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और देखिए, बड़ी खबर है कि बरेली में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। आंवला में व्यापारी बाप बेटे को गोली मार दी गई। बीच बाजार दुकान पर बैठे बाप बेटे पर फायरिंग की गई। बाइक सवार नकाबपोश 4 बदमाशों ने गोली मारी। पिता पुत्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और बदमाश फरार बताया जा रहा है। बाजार में हुई गोलीबारी से दहशत का माहौल है। सरेशाम फायरिंग से व्यापारियों में दहशत है। आंवला थाना क्षेत्र के पक्का कटरा बाजार की पूरी घटना बताई जा रही है। और अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पर कड़ाके की सर्दी में देर रात नग्न हालत में एक युवक सड़क पर घूमता हुआ देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को कपड़े पहनाए, फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। दरअसल युवक रेलवे कर्मचारी है, राजस्थान का रहने वाला है। परिवार वालों ने 2 दिन पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट की दर्ज करवाई है। देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं। देर रात सड़क पर ये जो व्यक्ति है ये घूमता हुआ नजर आया और सर्दी के मौसम में पुलिसकर्मी जब यहाँ पर पहुंचे तो कपड़े पहनाए और उसके बाद इस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। खबर है लखनऊ से, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू होकर अचानक से एक तेज रफ्तार कार पलट गई। बाल कार सवार व्यक्ति की जान बच गई है। पुलिस ने कार सवार को बाहर निकाला। गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। कार की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि कुछ भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि जो कार सवार व्यक्ति था उसकी जान बच गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और इस व्यक्ति को बाहर निकाल लिया है और फिलहाल ये व्यक्ति खतरे से बाहर बताया जा रहा है। गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा हुआ। अचानक से तेज रफ्तार कार पलट गई और कार सवार व्यक्ति को बचा लिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचे, इस व्यक्ति को कार से बाहर निकाला।
और देखिए, समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट के हेड पर हुई कार्रवाई के बाद अब सपा नेताओं में खलबली मच गई है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। मनीष की गिरफ्तारी को लेकर हुए प्रदर्शन और हंगामे के बाद आज भी माहौल गर्म रहने वाला है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में यूपी बीजेपी युवा मोर्चा के सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर ऋचा राजपूत पर भी केस दर्ज करवाया। माना यह जा रहा है कि आज सपा यूपी बीजेपी युवा मोर्चा के सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर सकती है। आज सुबह 11 बजे सभी प्रमुख नेताओं को सपा पार्टी दफ्तर बुलाया गया। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। गिरफ्तारी के बाद सपा भाजपा में किस तरीके से तकरार अब बढ़ गई है, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। दरअसल सपा ट्विटर हेड मनीष की गिरफ्तारी के बाद ये विरोध जताया जा रहा है और आज सभी अधिकारियों को सुबह 11 बजे मीटिंग के लिए बुलाया गया है। दरअसल सपा मीडिया सेल के हेड मनीष जगन अग्रवाल पर अभद्र टिप्पणी के मामले में 3 केस दर्ज हैं। इनमें से एक केस भाजपा नेता ऋचा राजपूत ने दर्ज करवाया है। अब ऋचा राजपूत पर सपा की तरफ से अखिलेश यादव और डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर केस दर्ज करवाया गया है। मतलब अभद्र टिप्पणियों पर सपा और भाजपा में अब सियासी टकराव एफआईआर संग्राम में बदल चुका है। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी पर सपा भाजपा में सोशल वार। भाजपा की ऋचा राजपूत पर सपा ने दर्ज कराई एफआईआर। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के मामले में सपा और भाजपा में एफआईआर युद्ध शुरू है। पहले भाजपा की ऋचा राजपूत ने सपा मीडिया सेल के मनीष अग्रवाल पर केस दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया, तो अब सपा ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों को लेकर ऋचा राजपूत पर केस दर्ज कराया है। ये केस सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने दर्ज कराया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने हजरतगंज कोतवाली में भाजपा की डॉक्टर ऋचा राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सपा की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया है कि डॉक्टर ऋचा राजपूत ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां की। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। सपा की तरफ से ऋचा राजपूत पर केस दर्ज कराने के साथ ही समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए ऋचा राजपूत के आपत्तिजनक ट्वीट भी शेयर किए गए हैं। ऋचा राजपूत के इन्हीं ट्वीट का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा को निशाने पर लिया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सोची समझी रणनीति के तहत दूसरी पार्टियों के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती है और जब उसी भाषा में उसे जवाब मिलता है तो पुलिस के जरिए कार्रवाई कराती है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। समाजवादी पार्टी मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी पर भाजपा सरकार के साथ पुलिस को भी घेर रही है। आरोप लगा रही है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ये बड़े नेता आजम खान साहब का जिस तरह से उत्पीड़न हुआ, तमाम विधायकों को हुआ, तमाम नेताओं को हुआ, ये सरकार जुल्म के दम पे विपक्ष को दबाना चाहती है। लेकिन सरकार के निपत्ति समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा पार्टी है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता न दबने वाले हैं, न हटने वाले हैं, न पीछे हटने वाले हैं। हमारा सवाल आज उत्तर प्रदेश की सरकार से, जब हमारे श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत तरीके से कमेंट करते थे, फेसबुक पर लिखते थे, ट्विटर पर लिखते थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग, कितने गलत तरीके से शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित टिप्पणी फेसबुक ट्विटर पर किया जाता था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नैतिकता कहां थी? आज जो अधिकारी मुकदमा लिखने में तेजी दिखा रहे हैं, उत्पीड़न करने में, परेशान करने में स्वर्ण कमल हासिल करना चाहते हैं, तब उनकी नैतिकता कहां थी? इस बीच पुलिस ने साफ कर दिया है कि मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी जांच के बाद की गई है और सपा की तरफ से ऋचा राजपूत पर दर्ज केस में भी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रवक्ताओं के विरुद्ध काफ़ी सारे ऑफेंसिव ट्वीट किए जा रहे थे, जिसमें उनके परिवार जनों के प्रति भी आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी।
ऐसी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन शिकायतों के पश्चात उसकी जांच की गई और अभियोग पंजीकृत किए गए। अभियोग पंजीकृत कराने के बाद उन सभी विवेचनाओं की गंभीरता से विवेचना करते हुए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया। सर्विस प्रोवाइडर से सभी जानकारी प्राप्त की गई और तत्पश्चात आज मनीष जगन अग्रवाल जो उस ट्विटर हैंडल को ऑपरेट कर रहे थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मतलब साफ है कि जल्द ही पुलिस ऋचा राजपूत पर भी कार्रवाई कर सकती है। इस बीच ऋचा ने सपा पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। जाहिर है कि सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों को लेकर सपा और भाजपा के बीच ये भिड़ंत फिलहाल थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बड़ी खबर मिल रही है कि मुख्तार अंसारी को सुरक्षा का डर सता रहा है। गाजीपुर कोर्ट में पेशी से पहले सुरक्षा का डर। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल होगी एक अर्जी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की जा रही है। आज ही अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग होगी। दरअसल उसरी चट्टी कांड में पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की 10 जनवरी को गाजीपुर कोर्ट में पेशी होनी है। पेशी पर ले जाए जाने के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग को लेकर मुख्तार अंसारी की तरफ से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी अर्जी और इसी अर्जी पर आज ही अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई किए जाने की भी मांग होगी। अभी अदालत पर निर्भर करता है कि वो मुख्तार अंसारी की अर्जेंसी की अर्जी को मंजूर करती है या फिर नहीं। गाजीपुर कोर्ट में पेशी से पहले सुरक्षा का डर मुख्तार अंसारी को और मांग की जा रही है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर। आज अर्जी दाखिल की जाएगी और इसी अर्जी पर अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की भी मांग होगी। लेकिन यह अदालत तय करेगा कि क्या इस अर्जेंसी की अर्जी को स्वीकार किया जाता है या फिर नहीं। आज ही अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग होनी है। और अब बात करते हैं यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जिसकी तैयारियों को लेकर यूपी सरकार तेजी से काम कर रही है। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी मुंबई दौरे पर थे और निवेशकों से बातचीत करके करीब 5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव लेकर वो लौटे। इसी कड़ी में सरकार के कई मंत्री 3 दिवसीय चेन्नई के दौरे पर थे और रविवार को कई उद्योगपतियों से मुलाकात के बाद आज कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप रोड शो में शामिल होंगे। करीब 150 से ज्यादा उद्योगपतियों से मुलाकात होगी उनकी और इसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी इन उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के अवसरों की जानकारी देंगे, उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। जिस तरह अगर बात करें तो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होना है, आप लोगों की बैठक भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमको केंद्र सरकार का बहुत बड़ा सहयोग मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय निर्मला सीतारमण जी ने हमेशा उत्तर प्रदेश के बारे में और देश के बारे में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाया। हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं वो लोग और उनका दृष्टिकोण देख लीजिए। अभी जब कोरोना की बात आई तो उन्होंने सभी पूरे देशवासियों के लिए जो भी पात्र गृहस्थी जो राशन कार्ड होल्डर हैं उन लोगों को अनाज की फिर से व्यवस्था करवा दी। तो ये अपने उनकी संवेदनशीलता दर्शाती है कि हर तरीके से वो पॉजिटिव हैं और देश के आम आदमी को बजट का लाभ देना चाहते हैं। सर, इन्वेस्टर समिट को लेकर किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं, आपके ऊपर भी काफ़ी भार है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है और पूरी तरीके से हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में हम जो भी टारगेट दिया गया उसको अचीव करें। केंद्रीय बजट जिस तरीके से पेश होना है उसमें उत्तर प्रदेश की सहभागिता भी है। उत्तर प्रदेश को लेकर के जो भी बातचीत रही है उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को बता दिया है। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। खबर हरदोई से मिल रही है। खेत में एक 10 फीट का अजगर मिला है। खेत में अजगर देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कोतवाली मल्लावा क्षेत्र के कन्नौज मार्ग पर बसे माहिमपुर गांव की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, अजगर का रेस्क्यू कर लिया गया। ये देखिए आप तस्वीरें, ये अजगर मिला है और लोगों में दहशत का माहौल। हरदोई के एक गांव की तस्वीरें हैं। 10 फीट का ये अजगर जो खेत से मिला है और उसके बाद जानकारी पुलिस को दी गई, वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया। आगरा में सिटी बस चालकों की भूख हड़ताल जारी है। हड़ताल में सिटी बस के कंडक्टर और पीआरडी के कर्मी भी शामिल हैं। ठंड की वजह से कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है।
JNNURM के सिटी बस सेवा में स्थानांतरित में भेजे जाने का विरोध कर रहे हैं। 2005 में इन्हें नगरीय परिवहन सेवाओं के लिए रखा गया था, लेकिन 2010 में इन्हें बिना किसी पूर्व सूचना JNNURM के सिटी बस सेवा में स्थानांतरित कर दिया गया। इसको लेकर हड़ताल हो रही है। देखिए, आगरा फाउंड्री नगर स्थित उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस डिपो में 5 जनवरी से नगर परिवहन सेवाओं में कार्यरत संविदा चालक, परिचालक और PRD कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ठंड की वजह से कई लोगों की तबीयत तक खराब हो गई है। देखिए, खबर अमरोहा से। ठंड में आवारा पशुओं से किसान परेशान है। किसान रात भर खेतों की रखवाली करने पर मजबूर हैं। कड़ाके की सर्दी और खेतों की रखवाली कर रहे हैं किसान। ठंड लगने की वजह से किसान अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। देखिए, फसलों को आवारा पशुओं से बचाने का एक बहुत बड़ी ये चुनौती के रूप में सामने आता है और अलाव के सहारे किसान रात भर जागते हैं और देखिए, आवारा पशुओं से रक्षा करते हैं अपनी फसलों की। तस्वीरें आपके सामने हैं। किसानों को इतनी भरी सर्दी में भी पशुओं से रक्षा करने के लिए देखिए किस तरीके से रात भर जागना पड़ता है और ठंड में आवारा पशुओं से किसान किस कदर परेशान है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। देखिए, उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। दिल्ली और यूपी में ठंड और भी बढ़ने के अभी आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, यूपी में ठंड का रेड अलर्ट जारी। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, आगरा में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 5 दिन घना कोहरा और बर्फीली हवा का कहर जारी रहेगा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। पूरे उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे बना रहेगा। एक हफ्ते से देखिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और जम्मू में घना कोहरा है और सुबह की विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक की है, जबकि दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, त्रिपुरा, असम में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी 200 से 500 मीटर तक रही। अगले 3 दिनों तक दिल्ली और यूपी में घना कोहरा बना रहेगा, यानी कि अभी आसार नहीं है ठंड से राहत मिलने के। दिल्ली और यूपी में ठंड का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अभी आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है। लगातार बढ़ती हुई सर्दी की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो रही है, कोहरा काफी छाया हुआ है, लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन देखिए, अभी आपको ठंड से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली और यूपी में अभी रेड अलर्ट जारी किया गया है ठंड को देखते हुए और अभी ये सर्दी इसी तरीके से जारी रहेगी। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, लोगों को दिक्कत हो रही है, अलाव का सहारा ले रहे हैं। 5 दिन घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। उत्तर भारत में सर्दी का कहर अभी आने वाले दिनों में जारी रहेगा। ये तापमान भी देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कितना कम हो रहा है अलग अलग शहरों में। लखनऊ में सुबह 6 बजे का आप तापमान देख लीजिए, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। और देखिए, कानपुर में जो न्यूनतम पारा है वो 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। कानपुर वो शहर है जहां पर सबसे ज्यादा मौत के मामले सामने आ रहे हैं, सर्दी की वजह से हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं और वहां पर न्यूनतम पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया है। मथुरा में देखिए 9 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम पारा पहुंच चुका है। तो अलग अलग शहरों में देखिए किस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, तापमान गिर रहा है और फोग की वजह से आने जाने में दिक्कत हो रही है, विजिबिलिटी कम हो रही है। और चलिए अब बात करते हैं रायबरेली लोकसभा सीट की बिसात पर कांग्रेस और भाजपा में छिड़े अंतिम युद्ध की। दरअसल योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को अंतिम अंग्रेज करार दिया। दावा यह किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह के इसी बयान पर अब सियासत में संग्राम छिड़ चुका है। 100% इस बार कांग्रेस का खात्मा हो जाएगा, रायबरेली में नहीं रहेगी। दिनेश प्रताप सिंह का सोनिया गांधी पर अंग्रेज अटैक। हिंदुस्तान में एक ही अंग्रेज बचा है जो राज कर रहा है, वो भी इस बार 2024 में विदा हो जाएगा। रायबरेली सीट पर भाजपा कांग्रेस में अंतिम युद्ध। 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर जीत के ख्वाब देख रही भाजपा ने अभी से कांग्रेस पर तीखे हमले करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रायबरेली को लेकर योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का दावा है कि 2024 में यूपी से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को आखिरी अंग्रेज करार दिया है।
कांग्रेस के वोट से क्या सोनिया गांधी जीती हैं? सोनिया गांधी तो 2019 में ही हारी हैं। अगर जीती है तो समाजवादी पार्टी का वोट, बहुजन समाज पार्टी का वोट, अपना दल कृष्णा पटेल गुट का वोट, इन वोटों से सोनिया गांधी जीती है। न कांग्रेस की बदौलत जीती है, न सोनिया गांधी अपनी बदौलत जीती है, न सोनिया गांधी एमपी हुई। 100% इस बार कांग्रेस का खात्मा हो जाएगा, रायबरेली में नहीं रहेगी। हिंदुस्तान में एक ही अंग्रेज बचा है जो राज कर रहा है, वो भी इस बार 2024 में विदा हो जाएगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से प्रत्याशी थे। उनका सीधा मुकाबला तब सोनिया गांधी से था। 2019 में सोनिया गांधी को 5,34,918 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 मत मिले थे। सोनिया गांधी ने 1,67,178 वोट से जीत दर्ज की थी। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर सपा और बसपा ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा था। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा इन्हीं आंकड़ों से उत्साहित है। हालांकि सोनिया गांधी के लिए दिनेश प्रताप सिंह के मुखमंडल से जो अंग्रेज शब्द निकला है, उससे सियासत का पारा अभी चढ़ने वाला है। क्या ये भाषा योगी आदित्यनाथ की है, ये भाषा देश के प्रधानमंत्री की, ये पहले वो तय कर लें। और इस तरह की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी रखती है तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि दिनेश प्रताप सिंह सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मगर पूरा देश जानता है, जिसने प्राणों की नौछावर अपने पति को खो दिया हो, और देश जानता, पूरा विश्व जानता है। मगर मैं इस बयान की निंदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी से और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या दिनेश प्रताप सिंह जी ठीक बोल रहे हैं? क्या दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी और कब कार्रवाई करेगी? साफ है कि दिनेश प्रताप सिंह ने विवाद का जो पन्ना पलटा है, उसमें अभी और कई बयान दर्ज होने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।